सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, जैसे जैसे जून एंड की तरफ बढ़ रहा है, लोगों में एनपीएस और यूपीएस को लेके काफ़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। तो आइए आज इस वीडियो में हम एनपीएस और यूपीएस को लेके थोड़ी क्लैरिटी करते हैं कि किस आदमी के लिए कौन सी स्कीम बेटर रहेगी, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, जो ये स्कीम्स होती है ये किस लिए लाई जाती है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग्स के लिए जो सरकार है वो समय समय पे ऐसी अलग अलग योजनाएं लेके आते रहती हैं। तो सबसे पहले ओपीएस चलती थी, जिसके जो 2004 में बंद हो गई, जिसके अंदर आपको आपके लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती थी उसके बेसिक का 50% मिल जाता था और उसके बाद आपके स्पाउस को भी वो कंटिन्यू रहता था। लेकिन 2004 में ये योजना डिसकंटिन्यू कर दी गई। उसके बाद एनपीएस लाया गया, उसके ओपीएस में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए और एनपीएस लाया गया। और अभी 2025 में एक नई योजना सरकार लेके आ रही है जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसको लेके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर काफ़ी कैलकुलेशंस है और इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं। तो आइए इसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किसके लिए कौन सी स्कीम बेटर रहेगी। और ये वीडियो मेरे हिसाब से फाइनल वीडियो रहने वाली है, इसके बाद आपका मेरे हिसाब से कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीएस वर्सेस यूपीएस की ये कहानी। तो देखिए, पहले एनपीएस की बात करता हूँ मैं कि एनपीएस में क्या क्या फीचर्स हैं, फिर यूपीएस के फीचर्स की बात बताऊंगा, फिर एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको। उसके बाद देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सा बेटर रहेगा, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए, एनपीएस की अगर हम बात करें तो इसकी जो मिनिमम जो सर्विस है, आपको 10 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी, तब आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और जो क्वालिफाइंग सर्विस है फुल पेंशन के लिए, वो 25 साल की है, जो सेम है यूपीएस में भी, ठीक है। और एनपीएस के अंदर अगर आप वीआरएस भी ले लेते हैं, यानी अर्ली वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेते हैं आप, तो उसके बाद आपको जब आप विड्रॉल करेंगे आपका पैसा, तो 20% आप लमसम अमाउंट ले पाएंगे और 80% आपकी एन्युटी में चली जाएगी, ठीक है। ये जो प्रोविजन है वो एनपीएस के अंदर है। लेकिन ये तो बहुत ही कम लोग होंगे जो अभी वीआरएस के बारे में सोच रहे होंगे या जल्दी डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे होंगे। ये तो हो गई कुछ एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन मैंने वो भी आपको चीज़ें बता दी ताकि आपके पास पूरी क्लैरिटी रहे। और उसके आगे अब बात करते हैं कि एनपीएस की पूरी फीचर्स हैं क्या। तो देखिए, एनपीएस जो है, एनपीएस के अंदर दो कंट्रीब्यूशन आता है, एक आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है और एक होता है आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है वो आपकी बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट होता है और जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो आपकी बेसिक प्लस डीए का 14% होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो अमाउंट आपके एनपीएस का जो अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट होते रहते हैं एवरी मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से एक टोटल 24% ऑफ दी बेसिक और डीए आपका जो है वो क्रेडिट होते रहता है आपके एनपीएस के अकाउंट में, ठीक है। और ये फिर इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? पेंशन फंड स्कीम्स में, जिसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी 3 टाइप्स हैं। अगर आप एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न चूज़ करते हैं जो सरकार जिसमें मोस्टली फॉलो करती है, इसमें 100% आप गवर्नमेंट को दे देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट पैटर्न में इन्वेस्ट करते रहती है, एक वो आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक होता है LC25, जिसमें आपकी 25% जो अमाउंट है वो इक्विटी से लिंक्ड रहेगा, यानी इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेगी। और तीसरा एक आता है LC50, जिसमें 50% ऑफ द अमाउंट है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग स्कीम्स हैं, आप अपने हिसाब से रिस्क और एपेटाइट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से आपकी रिटर्न्स भी आएंगी, ठीक है। जैसे अगर आप यंग रहेंगे तो आप हो सकता है LC50 चूज़ कर लें, थोड़े से एजेड हो जाएंगे तो हो सकता है LC25 रहें, या और एजेड रहेंगे, आप रिस्क लेने का टाइम नहीं है तो आप 100% गवर्नमेंट वाला स्कीम भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने हिसाब से स्कीम्स लेते हैं, फिर उस हिसाब से हमें रिटर्न्स मिलता है। तो ये जो फिर आप जितनी भी आपकी सर्विस है वहाँ पर आप ये मंथ ऑन मंथ ये इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, फिर ये आपका एनपीएस एक कॉर्पस खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो आप देखेंगे आपके एनपीएस अकाउंट में जितना भी ये इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स बन के जो एनपीएस का कॉर्पस खड़ा होगा, तो एनपीएस के अंदर क्या है कि आप इस अमाउंट का 60%, पूरे अमाउंट का 60% एज ए लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी अमाउंट हो, तो ये इसकी फीचर्स हैं। और बचा वो जो 40% है वो एज ए एन्युटी इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी एक एन्युटी स्कीम आपको लेनी पड़ेगी जिसमें आप एक लमसम अमाउंट एक पर्टिकुलर एन्युटी कंपनी को देंगे और वो आपकी एक एन्युटी बांध देगी कि ठीक है, हम आपका इतना लमसम अमाउंट ले लेते हैं और इसके बदले में हम आपको मंथली इतना पैसा देंगे। और उसमें भी अलग अलग तरीके की एन्युटी स्कीम्स आती हैं। कुछ एन्युटी स्कीम्स आती है जिसमें रिटर्न ऑफ द प्राइस का भी प्रावधान है, यानी आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। ऐसी भी स्कीम्स हैं, तो वो आपको आपके रिटायरमेंट के समय पे जब आप एन्युटी प्लान्स चूज़ करेंगे तब आपको डिसाइड करना है। तो ये हो गया एनपीएस की कहानी, ठीक है। और एनपीएस की कुछ और बातें बता दूं कि और इसमें चीज़ें क्या है। जैसे इसमें आप टोटल 3 बार पैसे निकाल सकते हैं, 25% वाला वो भी है, इमरजेंसी फंड भी आप निकाल सकते हैं, तो ये भी एक फीचर है इसका।
अब बात करते हैं यूपीएस के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यूपीएस में देखिए, इसमें भी आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस तो करनी ही है, तभी आप एलिजिबल हैं यूपीएस के लिए। उससे पहले अगर आप सर्विस डिसकंटिन्यू करते हैं तो आप यूपीएस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो फुल पेंशन के लिए आप क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल की है, सेम एज एनपीएस, ठीक है। और यहाँ पर जो यूपीएस है इसमें एक अलग एडिशनल फीचर दिया गया है। यहाँ पर मिनिमम पेंशन की बात की गई है। यहाँ पर मिनिमम पेंशन आपकी 10,000 तो बननी ही है अगर आपकी फुल क्वालिफाइंग सर्विस होती है, और अगर आपका पेंशन अमाउंट है वो 10,000 से कम बन रहा है तो सरकार आपको एक लमसम 10,000 का पेंशन देगी, इतनी गारंटी इसमें दी गई है। और इसमें भी आप सेम 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं 25-25% अगर आपको कोई इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है तो, ठीक है। और यहाँ पर जो पेंशन है वो आप अगर वीआरएस वगैरह ले लेते हैं तो एनपीएस की तरह जैसे वहाँ पे वीआरएस में आप 20% पैसा ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप वीआरएस ले भी लेते हैं तो उस समय आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपको जो भी पेंशन बनेगी वो रिटायरमेंट की एज, यानी अगर आप सर्विस कंटिन्यू करते हैं 60 साल के हो जाते हैं, ठीक है, जब आपकी रिटायरमेंट होती उस समय से आपकी जो पेंशन बननी है तभी आपको वो पेंशन मिलेगी उस समय से, यानी पहले इसमें आपको पैसा मिलने का कोई फीचर है नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाकी यूपीएस में क्या है। तो देखिए यूपीएस में मोटा मोटी 3 कंट्रीब्यूशन है अलग अलग। तो पहला 10% आपका सेल्फ का कंट्रीब्यूशन है, यानी आपका बेसिक प्लस डीए का 10% आपका डिडक्ट होगा, और 18.5 18.5% सरकार देगी, जिसमें 10% आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा और एक 8.5% का एक अलग से कॉर्पस सरकार बना रही है जिसको पूल कॉर्पस नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल देखिए 28.5% का कंट्रीब्यूशन है, जितना जो एनपीएस में कितना था 24% का। तो यहाँ आप अगर देखो तो 4.5% का बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पर अगर ये 8.5% की बात की जाए तो ये पूल कॉर्पस में जा रहा है, ठीक है, ये आपको मिलने वाला नहीं है। ये पूल कॉर्पस क्या है, ये पूल कॉर्पस ने को जो है गवर्नमेंट ने बिल्ड किया है खुद के हेल्प के लिए, यानी खुद जब सरकार को पेंशन पे आउट करनी होगी तो उसके लिए खुद पहले से प्लानिंग है, पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि उस समय ऑल ऑफ अ सडन लोड ना आए और एक कॉर्पस खड़ा रहे ताकि सरकार को भी हेल्प रहे, ठीक है। तो ये उस पे आउट को हेल्प करने के लिए ये कॉर्पस सरकार खड़ा कर रही है। इसमें आपका कोई अलग से बेनिफिट नहीं है और आपका कोई इन्वेस्टमेंट का राइट भी नहीं है कि आप इसको कहाँ लगाएंगे। इसका टोटल राइट सरकार के ऊपर है, सरकार ही इसको इन्वेस्ट भी करेगी जिस स्कीम में लगाना है। आपका टोटल जो राइट है ये 10% प्लस 10% इस 20% पे ही है, ठीक है। और इस 20% को इंडिविजुअल कॉर्पस नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल कॉर्पस बनेगा 10+10 आपका और 10 गवर्नमेंट का, ये इन्वेस्ट आप कर सकते हैं बिल्कुल एनपीएस की तरह, जैसे कि 3 स्कीम उसमें थी, 100% गवर्नमेंट वाली, LC 25 और LC 50, ठीक है। इस तरीके से आप ये 3 अलग अलग स्कीम्स में लगा सकते हैं अपने एज के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जिसमें LC 50 में 50% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट रहेगा, LC 25 में 25% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, और गवर्नमेंट वाले में 100% आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्कीम्स है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें भी। तो सिमिलर फीचर है एनपीएस की तरह, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद जितनी भी आपकी ईयर की सर्विस है ये इंडिविजुअल कॉर्पस एक खड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसा वहाँ पे एनपीएस का कॉर्पस खड़ा होता, यहाँ पे आपका एक इंडिविजुअल कॉर्पस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टर्म है यहाँ पे बेंचमार्क कॉर्पस। तो ये जैसे आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है अलग रेट से आपको रिटर्न्स मिलें, लेकिन सरकार अपने हिसाब से सोच रही है कि अगर ये पैसा सरकार के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता तो क्या रिटर्न मिलता और ये इंडिविजुअल कॉर्पस कहाँ जा सकता था। तो उसको ही नाम दिया गया है बेंचमार्क कॉर्पस, कि अगर ये अमाउंट जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% आपका और 10% सरकार का, यानी 10% आपका और 10% सरकार का, ये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो सरकार अगर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करती तो कितना अमाउंट होता, उस एक पर्टिकुलर एक बेंचमार्क बनाया गया है, उसको ही नाम दिया गया कि बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है। जिसमें सरकार जो है वो गवर्नमेंट डिफॉल्ट पैटर्न से इन्वेस्ट करके वो अमाउंट एक स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क डिसाइड करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या इसमें कर सकते हैं, जैसे एनपीएस में क्या था, हम टोटल कॉर्पस का, एनपीएस का जो टोटल कॉर्पस है उसका 60% एज एल हम विड्रॉ कर सकते थे। तो 60% विड्रॉल की जो ऑप्शन है वो इसमें भी दिया गया है, यहाँ पर भी आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है। आप 60% किसका निकाल पाएंगे, तो आप इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% नहीं निकाल पाएंगे, आप निकाल पाएंगे बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस, विच एवर इज लोअर। अगर आपकी स्कीम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका जो अमाउंट है इंडिविजुअल कॉर्पस है वो बेंचमार्क कॉर्पस, यानी जो बेंचमार्क जो स्टैंडर्ड सरकार डिसाइड करती है उसको क्रॉस कर जाता है, तब तो आपको बेंचमार्क का 60% निकालना होगा क्योंकि वो लोअर रहेगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपकी रिटर्न्स सरकार की बेंचमार्क की रिटर्न से कम रहेगी, तो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क से नीचे रहेगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो एक बार रिपीट करके देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल कॉर्पस
बेंचमार्क कॉर्पस से नीचे हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जो भी कम रहेगा उसका 7% आप विड्रॉ कर सकते हैं, और इसी विड्रॉल को फाइनल विड्रॉल नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया एक यूपीएस का फीचर। इसके बाद एक और लमसम आप यूपीएस में निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1/10 ऑफ द बेसिक एनडीए इंटू 2 इंटू ईयर ऑफ योर सर्विस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपकी एक अमाउंट बनेगी, वो आपको एज ए लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको यूपीएस में, तो इसके अलावा देखिए, अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है, अमाउंट का जो डिफरेंस है वो भी आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इंडिविजुअल कॉर्पस आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेंचमार्क से कम हो जाता है तब आपको कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है, इफ़ आईसी इज़ ग्रेटर देन बीसी, तो आपको ज़्यादा पैसे जो डिफरेंस है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसमें बात की जा रही है एश्योर्ड पेमेंट की, यानी कि आपकी क्या पेंशन रहने वाली है। ठीक है, उस एश्योर्ड पेमेंट की बात करते हैं। तो एश्योर्ड पेमेंट का यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि 50% ऑफ दी आईसी बाय बीसी। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 1 ही रहने वाला है, और अगर आईसी ज़्यादा भी होता है तो भी इसको 1 पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो तो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 ही पकड़ लिया जाएगा। और ये जो क्यू है वो आपका मंथ ऑफ सर्विस है। ठीक है, जिसको मैक्सिमम 300 रहेगा, अगर 300 से ज़्यादा भी होता है तो उसको 300 ही पकड़ा जाएगा, तो ये भी मोटा मोटी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक फॉर्मूला है, इसको फिर बेसिक से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और अगर डीए रहेगा तो वो डीए ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक एश्योर्ड पेमेंट का फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अब एडमिसेबल पेमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, एडमिसेबल पेमेंट क्या है, अगर आप कोई पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर 60% विड्रॉल का आपके पास ऑप्शन है, अगर आप विड्रॉल करते हैं तो उस हिसाब से आपकी प्रोपोर्शनेटली पेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाने वाली है। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, तो देखिए 50% ऑफ योर आईसी बाय बीसी और क्यू बाय 300, तो सेम ही फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपका जो फाइनल विड्रॉल का परसेंटेज है 1 माइनस फाइनल विड्रॉल का परसेंटेज कर देंगे, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपकी जो पेंशन है वो डिक्रीज हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसी को एडमिसेबल पे आउट का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो पेंशन है उसकी बात करते हैं। इसमें जो पेंशन है वो आपको लाइफ टाइम मिलने वाली है, जब तक भी आप जिंदा हैं सरकार आपको एश्योरेंस दे रही है कि वो आपको पेंशन देगी, प्लस उस पर डियरनेस अलाउंस भी लगते चले जाएंगे। तो ये आपके पास बेनिफिट है इसमें। और उसके अलावा अगर आपका डिवाइस हो जा रहा है, आपकी डेथ हो जा रही है, तो आपके बाद आपके स्पाउस को भी 60% ऑफ योर जो भी आपको पेंशन मिल रही थी उसका 60% आपके स्पाउस को दिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने उसमें देखा था एनपीएस में, तो एनपीएस में डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की एन्युटी स्कीम लेते हैं, फिर उसमें आपके स्पाउस को मिलता है नहीं मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से कौन सी स्कीम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके बाद 60% आपके स्पाउस को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और ये हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो किसी के लिए सही नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपनी कंडीशन, अपना फ्यूचर फोरकास्ट करके डिसाइड करना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने हैं। तो ये मोटा मोटी फीचर्स हो गए यूपीएस की। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक गणित आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मुझे कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे। तो मैं एक बेसिक सैलरी 50,000 की बात पकड़ के यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, तो अगर एक बेसिक सैलरी किसी कैंडिडेट की, किसी इंडिविजुअल की 50,000 है, और आज की डेट में अगर डीए 56% चल रहा है, और ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट अगर हम 7% पकड़ के चलें, ठीक है, जो कि अगर आप देखें 2-3% की डीए 2 बार और एक बार की इंक्रीमेंट पकड़ लें 3% की, तो अराउंड 7-8% की इंक्रीमेंट आपकी हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी कभी कभी 10 साल में हो सकता है पे कमीशन बैठे। ठीक है, तो लेकिन हम मोटा मोटी 7% की इंक्रीमेंट पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम पे कमीशन भी इसमें कैलकुलेट करें तो हम एक बेसिक आपकी क्या सैलरी रह सकती है एक आपके सर्विस टेन्योर में, उसको भी एक अज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी एक अगला पे कमीशन जो है वो 2026 से लागू होने वाला है। अगर एक 50,000 बेसिक वाला कैंडिडेट जो है उसकी 2026 में हो सकता है मोटा मोटी जो बेसिक रहे वो 1.5 लाख रहे। उसी तरीके से मैंने क्या पकड़ा है, अप्रॉक्सीमेशन 1.5 टाइम पकड़ा है। ठीक है, ये हो सकता है कभी 1.25 भी रहे, कभी डबल भी हो जाए, लेकिन एक मोटा मोटी उस हिसाब से इसकी कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये कम ज़्यादा भी होता है तो प्रोपोर्शनेटली आपकी जो रिक्वायरमेंट है या जो आपको अमाउंट मिलना है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन या कंसेप्ट यही रहने वाला है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन के लिए अजम्पशन तो लेना पड़ेगा, तो हमने 1.5 टाइम्स पकड़ के चला है। ठीक है, और 2036 में भी अगर देखें पे कमीशन बैठता है तो 2.25 हो जाएगा आपका, लाइक बेसिक
2046 में 3.5 और 2056 में 5 lakhs आपकी बेसिक हो जाएगी। तो मोटा मोटी ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इस तरीके का कुछ कैलकुलेशन हम पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि एनपीएस में अगर ये कैलकुलेशन बिठाए तो एक 50,000 बेसिक वाले कैंडिडेट की क्या उसको कॉर्पस मिलेगा, क्या पेंशन बनेगी, और यूपीएस अगर वो ऑप्ट करता है तो उसकी क्या बनेगी, और फिर कौन सा किसके लिए बेहतर है, ये पूरा डिस्कशन करते हैं, ये पूरी गणित समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एनपीएस को पकड़ते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए एनपीएस में 10% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, 14% गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अगर हम बात करें अभी तो 10% आपका यानी 7.5 प्लस डीए भी रहता है, तो 7,500 आप दे रहे हैं, 10,500 सरकार दे रही है, तो मोटा मोटी 18,000 पर मंथ आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर ये जो कैंडिडेट है उसकी मैं 32 ईयर की सर्विस पकड़ के चलूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से इंक्रीज भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी की 25 साल की हो सकता है किसी की 35 साल की हो, और किसी की 40 साल की हो, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से ये नंबर एडजस्ट करके एक कैलकुलेशन बिठाइए, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिए पहले, फिर उस हिसाब से आप अपने नंबर्स चेंज करके अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। मैंने एक मोटा मोटी एक एवरेज जो मोस्ट ऑफ द लोग इसके ही अराउंड होंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 32 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर पकड़ता हूँ, ये 18,032 साल तक अगर इन्वेस्ट होते रहते हैं, और हर साल इसमें अगर 7% की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और स्टेप अप हो रहा है, मतलब आपकी बेसिक और डीए ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है एट द रेट ऑफ 9% में पकड़ के चल रहा हूँ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 9% के हिसाब से उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट निकल के आने वाला है 32 सालों के बाद, अब 2.5 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे, और आपका जो रिटर्न बैठने वाला है आपको 5.5 करोड़ रिटर्न मिलेगा, यानी आपका जो टोटल पैसा रिटर्न आएगा वो 8 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। आपका प्रॉफिट है 5.5 करोड़, आपकी इन्वेस्टमेंट है 2.5 करोड़, यानी टोटल आपके 2.5 करोड़ 8 करोड़ बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अगर आप 32 साल तक ये पैसा 18,000 जो एनपीएस में है इन्वेस्ट करते रहते हैं, 9% की ग्रोथ मिलेगी, 7% की एनुअल स्टेप अप हो गई, यानी आपकी सैलरी प्लस डीए लगते हुए, इंक्रीमेंट लगते हुए ग्रोथ होगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इस 8 करोड़ में आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इसका 60% निकालें यानी आप 5 करोड़ विड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो 5 करोड़ आपके पास आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो 40% है ये चला जाएगा एन्युटी में। आपको एक बढ़िया सी कंपनी देख के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एन्युटी स्कीम लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एन्युटी स्कीम में आप बचे हुए 3 CR डाल देंगे, ठीक है, जिसकी अगर आप देखेंगे एवरेजली अराउंड जो पेंशन बनेगी वो 1.5 लाख पर मंथ के हिसाब से बनेगी। और अगर आप रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल का भी लेते हैं तो आपको ये 3 CR रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट वाली स्कीम लेते हैं तो आपको ये जो 3 CR है वो भी रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोटा मोटी आपको ये जो 8 CR कॉर्पस खड़ा और पूरा ही मिल जाएगा एट द एंड। उसके बाद आपकी जो जितना भी टाइम आप जीवित रहेंगे आपकी पेंशन तो चलती रहेगी ये, लेकिन ये फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। इसमें आपको डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि यूपीएस में है, ये एनपीएस में नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप एक प्राइवेट कंपनी से एन्युटी स्कीम खरीद रहे हैं और वहाँ पर सरकार आपको एश्योरेंस दे रही है। दोनों का डिफरेंस समझिए, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन एक बिठाते हैं हम यूपीएस के अंडर। अगर ये कैंडिडेट जाता है जिसकी 50,000 बेसिक है और अभी जो 56% डीए चल रहा है, अगर ये कैंडिडेट यूपीएस में जाता है तो इसका क्या इसके पास आने वाला है। तो देखिए 10% ये सेल्फ का कंट्रीब्यूशन डालेगा, 10% सरकार देगी जो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस में, ठीक है, और ये 8.5% सरकार डालेगी जो पूल कॉर्पस खड़ा होते रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये इंडिविजुअल कॉर्पस यानी टोटल कितना जा रहा है 20%, ठीक है। वहाँ पे कितना जा रहा था 24%, ठीक है, यहाँ पे कितना जा रहा है 20%, ठीक है। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 15,000, 7.5 15,000 के अराउंड मंथली आप पकड़ के चलिए, ठीक है। आप इसको अपने इनकम के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से इसको घटा बढ़ा के कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी हम वही पकड़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट पीरियड 32 ईयर्स का अगर हम पकड़ें और जो स्टेप अप रेट है यानी हर साल आपकी सैलरी की ग्रोथ और टोटल इंक्रीमेंट मिला के कितना ग्रोथ होगा, तो 7% की वो ग्रोथ पकड़े तो वो ग्रोथ होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट में भी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो और आपकी इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से ग्रोथ करेगी वो पकड़ते हैं। तो वहाँ हमने 9% से पकड़ा है तो यहाँ भी हम 9% से पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो 9% की अगर हम ग्रोथ पकड़ के चलते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितने की होगी 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी, ठीक है। हमें रिटर्न कितना मिल रहा है यहाँ पे 4.5 करोड़ मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा था 5.5 करोड़ के अराउंड, ठीक है, यहाँ पे 4.5 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ का डिफरेंस है। तो टोटल हमारा यहाँ पे 2 करोड़ कितना बन गया 6.5 करोड़ बन गया। वहाँ पे हमारा 2 करोड़ 2.5 करोड़ कितना बन रहा था 2.5 करोड़ 8 करोड़ बन जा रहा था, ठीक है। तो आपने देख लिया वहाँ पे 8 करोड़ खड़ा हो रहा है, यहाँ पे 6.5 करोड़ खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो 6.5 करोड़ है ये इंडिविजुअल कॉर्पस आपका हो गया। अब इसके बाद इंडिविजुअल कॉर्पस तो ठीक है, आपने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया LC50 लिया LC25 लिया उसके हिसाब से हो गया। लेकिन अगर सरकार जो है वो एक बेंचमार्क कॉर्पस भी देगी, बेंचमार्क स्टैंडर्ड बनाएगी कि हाँ ये सरकार का बेंचमार्क है,
तो वो निकालते हैं हम। तो सरकार का मोस्टली अगर हम एवरेजली देखें तो जो भी पीपीएफ है या अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें 8% की रिटर्न होती है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो फिलहाल हम एक कैलकुलेशन के लिए 8% पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो जिसको हम बेंचमार्क कॉर्पस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर 8% की ग्रोथ पकड़ें, यहाँ पर जो हमने 9% की ग्रोथ पकड़ी है 32 ईयर्स के लिए, 9% की ग्रोथ, अगर ये 32 ईयर्स के लिए हम 8% की ग्रोथ पकड़ेंगे तो हमें बेंचमार्क कॉर्पस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेंचमार्क कॉर्पस जो है 8% की रेट से हमें कितना बन जाएगा 32 ईयर्स में, 32 ईयर्स में ये बन जाएगा 5.5 करोड़, ठीक है। यहाँ पर कितना बन रहा था 6.5 करोड़, तो डिफरेंस आ गया 1 करोड़ का। तो बेंचमार्क कॉर्पस बन गया 5.5 करोड़, ठीक है। उसके बाद आप 60% लमसम इसमें भी निकाल सकते हैं। जैसा 60% आप यूपीएस में एनपीएस में निकाल रहे थे वैसे यूपीएस में भी निकाल सकते हैं। तो लमसम विड्रॉल 60% और आईसी और बीसी यानी इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस, इन दोनों में जो लोअर है आप उसका 60% निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर लोअर क्या निकल रहा है, बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है। हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए, आपका इंडिविजुअल कॉर्पस नीचे आ जाए, तब आपको अपने इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये रिस्क तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैनेज करना होगा कि आप क्या किस तरीके का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो बेंचमार्क कॉर्पस 5.5 हो गया, इसका अगर 60% निकालें तो अराउंड 3.3 CR आप लमसम ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, व्हाट यू विल गेट, ठीक है। तो 60% लमसम आपने निकाल लिया, 3.3 CR ये हो गया। फिर एक लमसम का भी आपको यहाँ पे जिक्र किया गया कि एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा जो है 1/10 इंटू ट्वाइस ऑफ योर ईयर ऑफ सर्विस इंटू बेसिक, और अगर कुछ डीए है तो वो, ठीक है। तो ये एक 32 लाख का अमाउंट ये बन जा रहा है कैलकुलेशन से, ठीक है। ये 5 लाख कहाँ से आया, ये 5 लाख मैंने पे कमीशन बिठा के एक 50,000 बेसिक वाली कैंडिडेट की उस समय पे क्या बेसिक होगी वो फोरकास्ट किया है, एस्टिमेट किया है, ठीक है। ये कम भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपका जो ये अमाउंट है, जो ये लमसम अमाउंट है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करेगा, वो दोनों ही केस में प्रोपोर्शनेटली बढ़ और घट सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक आईसी माइनस बीसी का भी अमाउंट मिलेगा अगर आपका आईसी बड़ा है बीसी से, इंडिविजुअल कॉर्पस इज ग्रेटर देन बेंचमार्क कॉर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कॉर्पस था 6.5 करोड़, आपका बेंचमार्क कॉर्पस है 5.5 करोड़, तो आपका डिफरेंस आ गया 1 करोड़ का, ठीक है। ये भी आपको दे दिया जाएगा। तो टोटल आपको क्या मिल रहा है यूपीएस के अंदर, 3.3 CR का 60% लमसम मिल रहा है, 32 लाख का लमसम मिल रहा है, और 1 CR आपका आईसी माइनस बीसी मिल रहा है। तो टोटल आप देखोगे तो 4.75 CR, ठीक है, इतना आपको मिल रहा है। और वहाँ पे कितने मिल रहा था एनपीएस में, अराउंड 5 CR मिल रहा था। तो देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, 19-20 का फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके अलावा और क्या है। एश्योर्ड पे आउट की बात की गई, यानी एश्योर्ड पेंशन की बात की गई है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, 50% ऑफ आईसी बाय बीसी और योर मंथ ऑफ सर्विस अपॉन 300 इंटू बेसिक प्लस जो डीए चल रहा होगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले में अपने हिसाब से यहाँ पर नंबर्स डालेंगे तो 50% ऑफ 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि उस समय में 5 लाख में एज्यूम करके चल रहा हूँ बेसिक, ठीक है। तो आपकी कितनी एश्योर्ड पे आउट बन रही है, 2.5 लाख। और ये 2.5 लाख कब बन रही है, जब आपने 60% विड्रॉल नहीं किया है बेंचमार्क कॉर्पस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2.5 लाख बन रही है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ दी लोग 60% विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके अदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो, कुछ और रिक्वायरमेंट हो, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कुछ और उनकी कमिटमेंट्स हो, वो कंप्लीट करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ दी लोग उसको विड्रॉ कर लेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो उस हिसाब से आपकी इतनी पेंशन होगी, वो तो आपको क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसको नाम दिया गया फिर एडमिसेबल पे आउट क्या होगा आपका, क्योंकि अगर हो सकता है कोई 30% विड्रॉ करें, कोई 60% विड्रॉ करें। तो उसके लिए बस फॉर्मूले में आपको 1 माइनस फाइनल विड्रॉल FW, ठीक है, इसका परसेंटेज माइनस कर देना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 50% ऑफ आईसी बाई बीसी 1 हो गया, और क्यू अगर 300 पकड़ लें यानी 25 साल की सर्विस, 25 साल इंटू 12 कर लेंगे तो 300 आ जाएगा। तो 300 इंटू 300 बाई 300 1 हो गया ये भी, ठीक है। और फिर 1 माइनस फाइनल विड्रॉल कितना किया हमने, 60% किया है, सॉरी फाइनल विड्रॉल कितना किया हमने, 60% किया है, तो 0.6 हो गया है, यानी 1 माइनस 0.6, तो 0.4 ये आ गया, ठीक है। इंटू हमने 5 लाख कर दिया। तो अराउंड 1 लाख की इसमें पेंशन बन रही है, प्लस आपको डियरनेस अलाउंस ईयर ऑन ईयर रखता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये अमाउंट खड़ा हो रहा है। तो आइए बात करते हैं अब क्या बेहतर है दोनों में। तो एनपीएस को देखते हैं और यूपीएस को देखते हैं। एनपीएस में क्या मिला हमको, लमसम 5 CR मिल रहा है आपको। उसके बाद पेंशन कितनी बन रही है आपकी, जो पेंशन की बात करें तो 1.5 लाख पेंशन बन रही है जो फिक्स्ड रहेगी पर मंथ। और आपकी एन्युटी का अगर आप प्रिंसिपल भी रिटर्न मिल जा रहा है
तो 3 CR हो जा रहा है ये, ठीक है। तो देखें तो आप 5 ये 3 ये 8 CR तो यही रिटर्न हो जा रहा है, और जो हर महीने 1.5 लाख की आपकी पेंशन मिल रही है वो तो मिल ही रही है, जो फिक्स्ड है, ठीक है। आपको डीआर नहीं लगेगा, लेकिन 1.5 लाख तो मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें फैमिली पेंशन क्या है, डिपेंड्स ऑन दी एन्युटी स्कीम, कि आप किस तरीके की एन्युटी स्कीम ले रहे हैं, तब ये हो पाएगा कि आपके बाद आपके स्पाउस को, बच्चों को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये उस स्कीम पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो अलग अलग एन्युटी स्कीम के बारे में पढ़ के समझ सकते हैं कि एन्युटी स्कीम्स क्या होती हैं, किस तरीके से उसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यूपीएस में देखते हैं कि यूपीएस में क्या मिल रहा है हमें। तो यूपीएस में 60% ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस मिल गया जो 3.3 CR बन रहा है, और एक लमसम मिल गया जो 32 लाख बन रहा है, और आईसी माइनस बीसी मिल गया जो 1 CR बन रहा है, ठीक है। तो अराउंड 4.75 CR ये मिल रहा था। उसके बाद हमारी पेंशन कितनी बन रही है, 1 लाख पर मंथ, जब 60% हमने विड्रॉ कर लिया, और 60% विड्रॉ नहीं कर रहे थे तो कितनी बन रही थी, 2.5 लाख बन रही थी, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिए, प्लस डीआर, आपका डियरनेस रिलीफ लगता चला जाएगा, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल जो है फैमिली पेंशन की बात की गई है, जो 60% अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके बाद आपके स्पाउस को 60% जो पेंशन आपको मिल रही थी उसका 60% आपके स्पाउस को दिया जाएगा उनकी डेथ तक, ठीक है। यानी ये एक लाइफ लॉन्ग पेंशन की बात की गई है। तो ये दोनों डिफरेंस हमने देख लिया कि क्या एनपीएस में मिल रहा है, क्या यूपीएस में मिल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपका 8 CR प्लस आपकी जो 1.5 लाख की पेंशन बन रही है ये चल रहा है। यहाँ आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ 4.75 CR मिल रहा है, प्लस आपकी 1 लाख की पेंशन चल रही है। तो देखेंगे तो यहाँ पर एनपीएस क्लियर कट विनर निकल के आ रहा है, मैथमेटिकली हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन क्या ये क्राइटेरिया, क्या ये कैलकुलेशन सभी लोगों के लिए सेम है, तो जी नहीं, यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर मैटर करता है कि आप किस पे लेवल पे हैं, कितनी लंबी सर्विस है आपकी, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप अपना कैलकुलेशन करने के बाद ही कोई डिसीजन पे आइएगा, क्योंकि ये सबके लिए सेम नहीं है। ये जनरली मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए हो सकता है सेम हो, लेकिन बहुत ही बड़ा एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए ये डिफरेंट होगा कैलकुलेशन। जिनकी पे कम है या लोअर पे बैंड में है, जिनकी सर्विस छोटी है, ठीक है, या जिनका कॉर्पस अभी कम है, उन लोगों के लिए हो सकता है यूपीएस भी बेनिफिट हो जाए। क्योंकि यूपीएस का आपका कैलकुलेशन क्या है, लास्ट जो आपका ईयर रहेगा, ठीक है, लास्ट ईयर का 12 महीने का जो एवरेज बनेगी आपकी, उसका जो 50% है वो आपको मिल जाएगा एज अ पेंशन। तो अगर आप कैलकुलेशन बिठाइए, अगर आपको वो कैलकुलेशन में बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको ऑप्ट करिए। लेकिन इस कैलकुलेशन के करीब जितने लोग हैं वो इसको देखिए, और मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द लोगों को तो इसमें फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन है कुछ लोगों का, डिनाई नहीं किया जा सकता है, उन लोगों को यूपीएस भी देखना चाहिए। आंख बंद करके सभी लोग अगर एनपीएस ले रहे हैं तो आंख बंद करके एनपीएस मत लीजिए, अपना दिमाग चलाइए, अपनी कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी कैलकुलेशन समझ ली कि किसके लिए क्या बेहतर है। अगर आप लोग को और कोई डाउट है या कोई पॉइंट लग रहा है कि मुझसे छूट गया है तो कमेंट में बताइए, मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें अभी कोई पॉइंट छूटा है, और इतनी डिटेल में शायद आपको कोई वीडियो, कोई एक्सप्लेनेशन शायद ना भी मिले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आई एम होपफुल दैट आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।